प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं सुशील और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों हमने जो है एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, पिछले कुछ वीडियो में। और आज से हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर दूसरे की, ठीक है, दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा जो चैप्टर है ये है अम्ल, क्षारक एवं लवण, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे प्यारे बच्चों कि अम्ल क्या होते हैं। यानी अम्ल अगर हम लोगों ने कहीं ना कहीं सुना है, पढ़ा है, तो अम्ल का नाम लेते ही हम लोगों के माइंड में, दिमाग में ये आता है कि कोई खट्टा पदार्थ है, ठीक है। यानी अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, ठीक है। इसमें एक और लाइन जोड़ देते हैं कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब यहाँ पे एक नया शब्द आ गया कि आखिरकार ये लिटमस पेपर क्या होता है, ठीक है। तो लिटमस पेपर एक सूचक होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या होता है? सूचक, यानी अम्ल क्षार सूचक। ये अम्ल क्षार सूचक क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ जो किसी भी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की जो है प्रवृत्ति को बताता है कि जो ये पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, वो अम्ल है या क्षार है, ठीक है। तो इस बात को जो है ये सूचक पदार्थ बताता है। तो ये जो लिटमस पेपर होता है ये क्या है? एक प्रकार का सूचक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अम्ल होता है ये इसकी खासियत ये होती है कि जब इस पदार्थ के अंदर यानी अम्ल के अंदर नीला लिटमस पेपर अगर डाला जाएगा तो वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल कर देगा। तो यानी ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो परिभाषा लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। हेडिंग लगाएंगे अम्ल, ठीक है। अम्ल, अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जो स्वाद में खट्टे खट्टे तथा नीले लिटमस पेपर को ठीक है लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। ये प्यारे बच्चों जो परिभाषा है ये प्राचीन परिभाषा है, ठीक है। आधुनिक जो परिभाषा है वो आर्हेनियस के अनुसार दी जाती है। किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। यानी आर्हेनियस ने क्या बताया? इन्होंने जो परिभाषा दी है वो आयनन के आधार पर है। किसके आधार पे? आयनन के आधार पे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया आर्हेनियस ने कि अम्ल वह पदार्थ हैं जो जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन। यानी जो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको जब जल में डाला जाएगा तो ये वियोजित हो जाएंगे, यानी आयनों में टूट जाएंगे, धन आयन और ऋण आयन, ठीक है। तो ये क्या देगा? हाइड्रोजन धन आयन देगा। क्या देगा? हाइड्रोजन धन आयन देता है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो ये भी परिभाषा लिख लेते हैं बच्चों आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ हैं जो
जल में वियोजित होने का मतलब है पैर टूट कर, ठीक है। वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी H+ आयन देते हैं, ठीक है। अम्ल कहलाते हैं, अम्ल। ठीक है, यानी अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो जल में वियोजित होकर, ठीक है, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब एग्जांपल में बच्चों, जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं, ठीक है, उदाहरण में लिख सकते हैं हम लोग, जैसे पर तो लिख सकते हैं HCl, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? HCl। HCl जो है प्यारे बच्चों यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये जल में कैसे टूटेगा? H+ और जो है Cl- में, ठीक है। यानी यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है, हमको हाइड्रोजन प्लस प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको जो है जल में जब ये वियोजित होगा ये अम्ल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? हमको हाइड्रोजन प्लस मिलेगा। इसी तरीके से दूसरा रिएक्शन लिख सकते हैं HNO3, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? नाइट्रिक अम्ल, इसका नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल प्यारे बच्चों, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल जब जल में वियोजित होगा तो क्या उपलब्ध कराएगा? हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन प्लस जो है NO3 निगेटिव, ठीक है, H+ और NO3 जो है माइनस, ठीक है। इस तरीके से हमको यहाँ पर आयन मिलेगा, ठीक बात है। अम्ल की यही खास बात होती है कि जब जल में इसको घोला जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? हमको हाइड्रोजन प्लस मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन प्लस मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जैसे बार बच्चों H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ठीक है, H2SO4 इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको जब जल में डालेंगे तो क्या मिलेगा? ठीक है, जल में वियोजित होकर क्या देगा? यानी 2 हाइड्रोजन प्लस और साथ में SO4 जो है 2 निगेटिव देगा, यानी 2 यहाँ पर ऋणात्मक आवेश रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड को जब जल में घोला जाएगा तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन आयन प्लस देगा, ठीक है। और इधर जो है एक और हम लिख लेते हैं यहाँ पे CH3 COOH, इसका नाम क्या है? एस्टिक एसिड है। क्या नाम है इसका? एस्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये जल में वियोजित होकर क्या देगा? यानी H+ देगा और साथ में CH3 COO निगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये जो है हमको आयन प्राप्त होता है, यानी हाइड्रोजन प्लस आयन प्राप्त होता है, ठीक है। तो यानी अम्ल की यही खास बात होती है कि वो जल में जो है वियोजित होकर H+ आयन या हाइड्रोजन आयन उपलब्ध कराता है, यानी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये हो गया अम्ल। अब यहाँ पे खास बात ये होती है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, ठीक है, ये जल के अंदर स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये जल में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, इसलिए ये जल के अणु के साथ मिल करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो लिख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ले लिया? अब मिटा देते हैं इसको। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों नोट करके लिख लिख लेते हैं यहाँ पे,
नोट करके, ठीक है, नोट, ठीक है। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में जल में नहीं रह सकता, जल में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, इसलिए जल के साथ मिलकर, जल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है। ये खास बात होती है, यानी जो हाइड्रोजन प्लस होता है ये स्वतंत्र अवस्था में जल में नहीं रह सकता है, इसलिए जल के साथ मिलकर क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन बनाता है। नहीं, अब इसके आधार पर भी कह सकते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में वियोजित होकर हाइड्रोनियम आयन उपलब्ध कराते हैं, हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं, इसके आधार पर, ठीक है। तो ये परिभाषा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यानी अम्ल वह पदार्थ है जो जल में वियोजित होकर हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब कैसे होगा रिएक्शन कर बच्चों? यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हम लोग HCl को, ठीक है, HCl को अगर हम लोग जल में डालते हैं, कहाँ डालते हैं? जल में, तो ये वियोजित होकर क्या बनाएगा? ये वियोजित होकर क्या बनाएगा? ये वियोजित होकर बनाएगा हाइड्रोनियम आयन, यानी H3O प्लस, और साथ में क्या बनाएगा? साथ में बनाएगा Cl माइनस, Cl माइनस, ठीक है। यानी इस तरीके से हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ये इसका क्या नाम है? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम, ठीक है, ठीक है। और ये आपका क्लोराइड आयन है, ये क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोनियम आयन उपलब्ध कराता है, ठीक है। इसी तरीके से हम और दूसरा रिएक्शन भी लिख सकते हैं, HNO3, ठीक है, HNO3 प्लस, जल में इसको डालेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा? यानी हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, और साथ में बन जाएगा NO3 निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो है हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा जो है हाइड्रोनियम आयन के आधार पे, मतलब अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में आयनित होकर जो है हाइड्रोनियम आयन उपलब्ध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे बच्चों कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो हेडिंग डालेंगे अम्लों के प्रकार, ठीक है, अम्लों के प्रकार, अम्लों के प्रकार, अम्लों के प्रकार, अम्लों के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? आयनन के आधार पे अम्ल दो प्रकार के होते हैं, आयनन के आधार पर, आयनन के आधार पर अम्ल अम्ल दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आयनन के आधार पे अम्ल कितने प्रकार के होते? दो प्रकार के होते हैं। अब ये आयनन क्या होता है? आयनन का मतलब होता है पहले तो वियोजित होना। कौन अम्ल जो है, कौन सा अम्ल बहुत अच्छी तरीके से पूरी तरीके से वियोजित हो जाता है और कौन सा अम्ल जो है पूरी तरीके से वियोजित नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से
तो आयनन के आधार पर जो है अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्यारे बच्चों परबल अम्ल। क्या है? पहला है परबल अम्ल। परबल अम्ल, परबल अम्ल, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। परबल अम्ल किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? ठीक है, परबल अम्ल यानी ऐसे अम्ल होते हैं जो पूरी तरीके से जल में वियोजित हो जाते हैं, यानी उनके अम्लों के पूरे अणु, जैसे मान लीजिए कि प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बीकर है। क्या है? एक बीकर है, ठीक है, एक बीकर है और इसके अंदर क्या है? जल है। क्या है? इसके अंदर जल है। अब इस जल के अंदर हमने जो है एसिड के यानी अम्ल के 100 अणु डाल दिए, ठीक है, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, यानी इस जल के अंदर अगर हम एसिड के यानी अम्ल के 100 अणु डाल दिए और अगर वो 100 के 100 अणु इसके अंदर जो है पूरी तरीके से टूट गया, आयनों में टूट गया, किस तरीके से? जैसे मान लो HCl है, ठीक है, और पूरा HCl के 100 अणु हैं और उसको जब जल में डाला गया तो 100 के 100 अणु जो है H+ और जो है Cl- में टूट गए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो यानी ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरीके से आयनित हो जाए, यानी पूरी तरीके से टूट जाए, ठीक है, पूर्ण रूप से टूट जाए और अधिक मात्रा में, यानी जितनी ज्यादा, अगर 100, यहाँ पे समझिएगा कि अगर 100 अणु हैं अम्ल के, अगर वो 100 टूट गए तो ऐसी स्थिति में जो आयन बनेंगे उनकी मात्रा क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। यानी मान लीजिए हाइड्रोजन आयन की बात कर लिया जाए तो आयन की मात्रा, हाइड्रोजन आयन की मात्रा बहुत ज्यादा होगी और अगर 100 में से 50 ही टूटे तो क्या होगा? यानी हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम होगी। तो यानी स्ट्रॉन्ग जो एसिड होते हैं, परबल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जो जल में वियोजित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसे अम्ल को क्या कहा जाता है? ऐसे अम्ल को कहा जाता है परबल अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परबल अम्ल। जबकि वह अम्ल जो जल में वियोजित होकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी जो पूरी तरीके से वियोजित ही नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मतलब अम्ल के अगर 100 अणु डाले गए और उसमें से 50 या 60 ही अणु टूटे तो यानी जो वहां पे हाइड्रोजन आयन की मात्रा होगी वो कम होगी। तो इसका मतलब ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, यानी परबल अम्ल नहीं है, ये दुर्बल अम्ल हो जाएगा क्योंकि पूरी तरीके से टूट ही नहीं रहा है, ठीक है, तो ये दुर्बल अम्ल हो जाएगा। यानी जो पूरी तरीके से टूट जाते हैं और अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम लोग परबल अम्ल कहते हैं। जबकि वह अम्ल जो पूरी तरीके से आयनित नहीं होते हैं, कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ऐसे अम्लों को क्या कहा जाता है? दुर्बल अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्बल अम्ल। तो पहले लिख लेते हैं इसको, ठीक है, यानी वह अम्ल जो जो जल में पूर्णतया वह अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर यानी पूर्णतया टूटकर वियोजित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? परबल अम्ल कहलाते हैं, परबल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है, परबल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गए परबल अम्ल। अब कौन कौन से हैं जो परबल अम्ल होते हैं प्यारे बच्चों? तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, उदाहरण में क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? जैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, जिसका फार्मूला क्या होता है? HCl होता है, ठीक है। इसी तरीके से लिख सकते हैं नाइट्रिक अम्ल प्यारे बच्चों, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, इसका फार्मूला HNO3
3 होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फार्मूला होता है H2SO4, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो अम्ल है ये क्या है, ये प्रबल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। इसी तरीके से हम लिखेंगे दुर्बल अम्ल, ठीक है, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ठीक है, जिसको कहा जाता है वीक एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड, ठीक है। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, वह अम्ल, वह अम्ल, वह अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, पूर्णतः वियोजित नहीं होते, पूर्णतः वियोजित नहीं होते, ठीक है, पूर्णतः वियोजित नहीं होते, तथा कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वह अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, यानी जल में पूरी तरीके से वियोजित नहीं होते हैं, ठीक है, तथा कम मात्रा में हाइड्रोजन, यानी जितनी कम मात्रा में वियोजित होंगे उतनी कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन उपलब्ध करेंगे, उत्पन्न करेंगे। तो ऐसे अम्लों को क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। प्यारे बच्चों एग्जाम्पल लिख लेते हैं इनके, एग्जाम्पल में प्यारे बच्चों, ठीक है, उदाहरण में लिख लेंगे हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, फार्मूला HCN होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ठीक है, इसका फार्मूला होता है HCOOH, ठीक है। इसी तरीके से एस्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, इसका फार्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ये अम्ल हैं ये सब के सब क्या है, ये सब दुर्बल अम्ल हैं, यानी हाइड्रोजन साइनाइड, फार्मिक अम्ल, ठीक है, एस्टिक अम्ल, ये सब के सब क्या है प्यारे बच्चों, दुर्बल अम्ल होते हैं, जो जल में घोलने पर, वियोजित होने पर ये बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन देते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से वियोजित ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या प्यारे बच्चों, दुर्बल अम्ल। बात समझ में आ गई ना प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से ये हो गया अम्ल के प्रकार। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। तो ले लिया, अब हम इसको मिटा देते हैं। अब हम जानेंगे प्यारे बच्चों कि अम्लों के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे अम्लों के भौतिक गुणधर्म, हेडिंग लगाएंगे अम्लों के भौतिक गुणधर्म, अम्लों के भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, ठीक है। अम्लों के भौतिक गुणधर्म यानी बोल सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ठीक है। यानी भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं बच्चों, तो इनका पहला भौतिक गुणधर्म ये होता है कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं प्यारे बच्चों
कि ये नीले लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, लाल कर देते हैं। ठीक है, तीसरा इनका गुणधर्म लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये विद्युत के चालक होते हैं। ये विद्युत के चालक होते हैं। चालक मतलब ये विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, और चौथी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, चौथा गुणधर्म लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि इनकी प्रकृति संचारकीय होती है, यानी ये प्रबल संचारक होते हैं। ठीक है, इनकी प्रकृति संचारकीय होती है। संचारकीय, ठीक है, संचारकीय होती है। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा अम्लों के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि अम्लों के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, और विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, और इनकी जो प्रकृति होती है वो संचारकीय होती है, यानी जैसे अगर इन अम्लों को कागज के ऊपर या लकड़ी के ऊपर या कपड़े के ऊपर डाल दिया जाए तो ये धीरे धीरे उनको गला देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी प्रकृति क्या होती है, संचारकीय होती है। बात समझ में आ गई ना, इनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। अब हम जानेंगे प्यारे बच्चों रासायनिक गुणधर्म कि इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म हेडिंग डालेंगे बच्चों, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म में प्यारे बच्चों यानी जिसमें नया पदार्थ बनता है तो उसमें जो है उसे रासायनिक गुणधर्म कहा जाता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या जानेंगे रासायनिक गुणधर्म में। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे बच्चों अम्लों का धातुओं के साथ अपक्रिया। अम्लों का धातुओं के साथ अपक्रिया। अम्लों का धातुओं के साथ अपक्रिया। धातुओं के साथ अपक्रिया यानी सबसे पहले हम लोग जो है अम्लों को धातुओं के साथ अपक्रिया कराएंगे। ठीक है, किसके साथ, धातुओं के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, यानी धातु फार्मूला। ठीक है, फार्मूला लिख लेंगे, सूत्र लिख लेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। धातु प्लस अम्ल। ठीक है, धातु प्लस अम्ल। जब इसको प्यारे बच्चों अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण बनेगा। और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, तो फार्मूला लिख लेंगे तो रिएक्शन आसान हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों अपक्रिया कराते हैं, जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे हमारी एक धातु मैग्नीशियम, क्या है मैग्नीशियम, और इसको अपक्रिया करा देते हैं किससे, HCl से अपक्रिया करा देते हैं। किससे करा देते हैं, HCl से, यानी मैग्नीशियम को मैग्नीशियम। ठीक है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे अपक्रिया करा देते हैं तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। यानी यहाँ पे जो है MgHCl के साथ अपक्रिया करके क्या बनाएगा, MgCl2 बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा अम्लों का धातुओं के साथ अपक्रिया। समीकरण बैलेंस नहीं है प्यारे बच्चों, इसलिए यहाँ पर इसको हम 2 से गुणा करवा देंगे, और जब 2 से गुणा करवा देंगे तो समीकरण हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब अम्लों को धातुओं के साथ अपक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा रिएक्शन भी लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग
जैसे कैल्शियम, क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम को अब क्रिया करा देते हैं H2SO4 से, किससे, H2SO4 से, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक अम्ल से, ठीक है। ये है पर जो कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है। तो अब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे बन जाएगा बच्चों कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, कैल्शियम, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त हो जाएगी। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यानी हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, यानी अम्लों के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों, अम्लों का धातुओं के साथ अपक्रिया, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। तो यानी इसी गुणधर्म के साथ आज की जो है क्लास हम समाप्त करते हैं। अब अगले गुणधर्म पढ़ेंगे बच्चों अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।